केमिस्ट्री में चैप्टर 5 मोल कंसेप्ट को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें कवर करना है गैलुसेक लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों की नॉलेज हमें होनी चाहिए। जैसे एक टॉपिक है गैस लॉ और एक टॉपिक है STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर ये दोनों टॉपिक हमें समझ में आते हैं तो एवोगैड्रो लॉ और गैलुसेक लॉ को समझना और उसके क्वेश्चंस को करना इजी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं गैस लॉ से। इससे पहले क्लास 9th में हम लोग गैस लॉज के बारे में पढ़ चुके, अब वापस से उसे दोबारा रिपीट करता है। ये है क्या? नॉर्मली अगर हम किसी गैस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने जाए, ठीक है, तो गैस की प्रॉपर्टीज़ में 3 स्टैटिक फंक्शन काउंट किए जाते हैं और ये 3 स्टैटिक फंक्शन होते हैं वॉल्यूम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, दूसरा होता है प्रेशर और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, जबकि तीसरा होता है टेम्परेचर और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम T से। इन तीनों को स्टैटिक फंक्शन बोला जाता है। इट मींस किसी गैस की स्टेट को डिफाइन करने के लिए इन 3 प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है। यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी गैस स्टेट के लिए 3 जो बेसिक प्रॉपर्टी है जो उसके बारे में सारी चीज़ें हमें बताती है वो वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर है। अब इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है उसी को हम लोग गैस लॉ बोलते हैं। गैस लॉ में मेन 2 लॉज हमें पढ़ने पड़ते हैं, एक बॉयल्स लॉ और दूसरा चार्ल्स लॉ। अब इसके बारे में एक बार जरा कंसिडर करके चलते हैं कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ क्या है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बॉयल्स लॉ की, तो हमने क्या किया, बॉयल्स लॉ में हम टेम्परेचर को, यानी कि जो फर्स्ट लॉ है हमारे पास, उसमें हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे रहे हैं। अब ये वाली वैल्यू कांस्टेंट करके वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन है, इसी को हम लोग बॉयल्स लॉ में स्टडी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई गैस है और मैं उसे किसी कंटेनर के अंदर इस तरीके से आइसोलेट करूं कि वहां टेम्परेचर चेंज ना होने पाए, टेम्परेचर सेम रहे, ठीक है। आप में उसे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितने भी टाइम आप उस प्रोसेस को कैरी कर रहे हो, उस दौरान उसका टेम्परेचर नहीं बदले। इस स्थिति में अगर मैं उसके प्रेशर को चेंज करूं तो उसकी वॉल्यूम घटती जाती है, यानी कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब यहां से हमने देखा कि अगर V को मैं इधर ले जाऊं तो PV इक्वल्स टू एक कांस्टेंट के बराबर थी, ठीक है। तो यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया P1V1 इक्वल्स टू P2V2। इसे आप लोगों ने क्लास 9th में प्रूव कर रखा है, ठीक है। इसी तरीके से अब बात करते हैं सेकंड लॉ, चार्ल्स लॉ की। तो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, इस बार हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट ना करके प्रेशर को कांस्टेंट किया, ठीक है। और प्रेशर को कांस्टेंट करके ये चेक किया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन क्या है। इट मींस 3 स्टैटिक फंक्शन में से अगर 2 के बीच में रिलेशन चेक करना है तो तीसरे को कांस्टेंट करना पड़ेगा। इट मींस वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन देखना था तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ा, और आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखना था तो प्रेशर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट लेकर के चल रहे हैं। और अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट करते हो तो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यहीं से हमारे पास रिलेशन निकल करके आया V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। अब इन दोनों लॉज को, यानी कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को अगर साथ में जोड़ दिया जाए तो ऊपर देखिए, ऊपर क्या है, V1 इसमें भी है, V1 इसमें भी है, P1 इसकी मल्टीप्लिकेशन में और T1 क्या है, नीचे है, ठीक है, अबव में है, बिलो में है, सॉरी। तो ऐसे में अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो फाइनली जो हमें मिलता है गैस लॉ, वो हमें बताता है P1V1/T1 इक्वल्स टू P2V2/T2। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो गैस लॉ में चार्ल्स लॉ हो, बॉयल्स लॉ हो या कंप्लीट गैस लॉ हो, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड गैस लॉ बोलते हैं, अगर इसमें देखा जाए तो एक्चुअली हमें
किसी भी गैस की तीनों स्टैटिक फंक्शंस जो है, तीनों स्टैटिक प्रॉपर्टीज जो है, उनके रिलेशन को देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि प्रेशर का, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अगली बात पे, एसटीपी। तो अगर हम लोग बात करें एसटीपी की, तो एसटीपी के साथ एक और वर्ड यूज किया जाता है एनटीपी। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों लगभग एक ही चीज़ है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या है, इसे ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम जो है उसका रिलेशन प्रेशर के साथ भी था और वॉल्यूम का रिलेशन टेम्परेचर के साथ भी था। कैसे था, हमने देखा था कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी प्रेशर के और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी टेम्परेचर के। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई गैस किसी कंटेनर के अंदर है तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई वॉल्यूम मैंने ली होगी, यानी कि 50 ml, 100 ml, 200 ml कोई ना कोई गैस अगर मैंने ली है, ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम मेरे पास फिक्स है। अब ऐसे में हमने देखा कि अगर मैं प्रेशर को बदल दूं तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, यानी कि प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम घटेगी या घटाने से वॉल्यूम बढ़ेगी, और टेम्परेचर को बढ़ाने से भी वॉल्यूम बढ़ेगी। इट मीन्स प्रेशर या टेम्परेचर के बदल जाने से हमारी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। अब सपोज करके चलिए कि मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने एसिटिलीन गैस ली है 200 ml, ठीक है, और फिलहाल जो मेरे पास टेम्परेचर है वो 273 केल्विन और 560 mmHg प्रेशर पे है। अब मान करके चलिए कि जैसे ही मैं इस कंटेनर को कमरे से बाहर लेकर के आया और बाहर का टेम्परेचर या प्रेशर बदल गया, ठीक है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर 273 से 298 केल्विन चला गया। अब हमें पता टेम्परेचर के बदलते ही वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, और जैसे ही वॉल्यूम चेंज होगी मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा सेटअप खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर या प्रेशर के चेंज होने से वॉल्यूम बदलती है तो आपको कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू टेम्परेचर या प्रेशर की लेनी पड़ेगी। बात समझ में आई? तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, तो उस स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग एसटीपी के थ्रू देखते हैं। तो बेसिकली अगर एसटीपी की बात की जाए तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो होता है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करूं तो स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक या 760 mmHg होता है। क्लियर हो गई बात? अगर आप इसे सेंटीमीटर एचजी में निकालोगे तो 76 सेंटीमीटर एचजी ये होगा। क्लियर हो गई बात? तो अगर हम लोग किसी रिएक्शन को स्टडी करने जाते हैं तो उसके अंदर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर है वो 273 केल्विन या 760 mmHg प्रेशर काउंट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई गैसेस प्रोसेस कंटेन करते हैं, कंसिडर करते हैं, तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि एसटीपी का मीनिंग क्या होता है। तो सीधा सीधा ध्यान रखना है, एसटीपी का मतलब हो गया टेम्परेचर हमें 0 रखना है और प्रेशर हमें 760 mmHg रखना है। ठीक है, 0 को केल्विन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 273 केल्विन। बात समझ में आई? अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, गैलुसैक लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। तो सबसे अगर पहले मैं बात करूं गैलुसैक लॉ की, तो गैलुसैक लॉ है क्या? अकॉर्डिंग टू द गैलुसैक लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी रिएक्शन के अंदर गैसियस रिएक्टेंट को मिक्स करें और उससे हमें कोई प्रोडक्ट मिले, तो गैसियस रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी वॉल्यूम्स का रेशियो फिक्स होता है। बात समझ में आई? यानी कि व्हेन द गैसेस आर रिएक्ट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दे रिएक्ट इन अ फिक्स रेशियो, यानी कि उनके बीच में जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो फिक्स होती है। इसका कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश करता है। मान लीजिए मैं बात करता हूँ अमोनिया फॉर्मेशन की, ठीक है, तो अमोनिया फॉर्मेशन के लिए मैं N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये हमारे पास अमोनिया है। तो अकॉर्डिंग टू गैलुसैक अगर हमारे पास मुझे अमोनिया को फॉर्म करना है तो अमोनिया को फॉर्म करने के लिए मुझे अगर 2 वॉल्यूम अमोनिया फॉर्म करनी है तो 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन लेना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम का मतलब आप जिस भी यूनिट को कंसिडर करके चल रहे हो, मान करके चलिए अगर आप सपोज करते हैं कि हमें 20 ml अमोनिया बनानी है, ठीक है, मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि मुझे 20 ml
अमोनिया फॉर्म करनी है। तो इट मीन्स 20 ml मेरे पास अमोनिया आ गया, ठीक है, मुझे बनाना है। अब 20 ml कितनी वॉल्यूम है, 2। इसके लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए था, 3, और नाइट्रोजन कितना चाहिए था, 1। इट मीन्स ये 1:3:2 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे थे। अब ये 20 ml है, तो इसके हिसाब से आप हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की वॉल्यूम को कवर कर सकते हो। यानी कि हमें यहाँ से इनसे कंपेयर करके पता चल जाएगा कि अगर 2 वॉल्यूम 20 ml है तो 1 वॉल्यूम कितना होगा, 1 वॉल्यूम होगा इसका आधा, इट मीन्स 10 ml। अब अगर 1 वॉल्यूम 10 ml है तो 3 वॉल्यूम कितना होगा, 30 ml, और 1 वॉल्यूम कितना होगा, 10 ml। इसका मतलब अगर मुझे 20 ml अमोनिया बनाना है तो 30 ml हाइड्रोजन और 10 ml जो है वो नाइट्रोजन कंटेन करना पड़ेगा। इसी तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ वॉल्यूम का एक और एग्जाम्पल इसमें समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए उन्होंने कहा, ये रेशियो तो हमने देख ही लिया, मान लीजिए उसने कहा कि अमोनिया जो है मुझे 10 लीटर बनानी है, वी हैव टू फॉर्म 10 लीटर अमोनिया। अब यहां से समझिए वॉल्यूम इस बार लीटर में चली गई, तो 2 वॉल्यूम इट मीन्स 10 लीटर। अब आप समझिए 2 रेशियो जो है, 2 वॉल्यूम जो है वो 10 लीटर कंटेन कर रही है, तो 1 वॉल्यूम कितना कंटेन करेगा, इसका आधा, इट मीन्स 5 लीटर। तो मुझे यहाँ पता चल गया कि 1 वॉल्यूम का मतलब 5 लीटर है। तो अगर देखा जाए ये 1 रेशियो है, कौन, नाइट्रोजन, तो ये कितना आ गया, 5 लीटर। ये कितना है, 3 रेशियो, तो ये आ गया 5 3 15 लीटर, और ये 2 रेशियो है तो 5 2 10 लीटर। इसका मतलब 10 लीटर अमोनिया बनाने के लिए 15 लीटर हाइड्रोजन एंड 5 लीटर नाइट्रोजन की जरूरत हमें पड़ने वाली है। बात समझ में आई? तो बेसिकली ये गैलुसेक लॉ का मीनिंग है। तो गैलुसेक कहता है कि अगर आप किसी रिएक्शन को बनाने जा रहे हो और उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्मेट में है, तो हमेशा उनकी जो वॉल्यूम है वो एक फिक्स रेशियो में रिएक्ट करती है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मैं अमोनिया फॉर्मेशन के अलावा कुछ एग्जांपल लूँ, मान करके चलिए कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, ठीक है, तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिलाया और इसने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्म किया। अब ध्यान से समझिए, यहाँ मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैस है और बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेस फॉर्मेट में है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, 2, इट मीन्स 2 वॉल्यूम। ऑक्सीजन कितना है, 1, इट मीन्स 1 वॉल्यूम। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 2, इट मीन्स 2 वॉल्यूम। तो यहां से एक बात जो क्लियर हमारे दिमाग में हो गई कि अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करनी है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन और ये इसके बीच का जो रेशियो है वो 2:1:2 होना चाहिए। तो अगर आप इसी रेशियो में वॉल्यूम्स को आपस में मिक्स करते हो तब जाकर के आपको डिजायर्ड वॉल्यूम का प्रोडक्ट मिलने वाला है। बात समझ में आई? तो ये हमारा गैलुसेक लॉ है। अब फिर दोबारा से मैं आपको बता दूं, गैलुसेक के लिए 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं इस लॉ के लिए। पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनका रेशियो फिक्स है, ठीक है, इनका रेशियो फिक्स है। तो अगर आपके पास कोई गैसियस रिएक्शन आप कर रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो गैसेस फॉर्म में है तो उनके बीच का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स होता है। दूसरी बात जो हमें यहाँ से समझ में आनी चाहिए वो ये कि जिस दौरान ये रिएक्शन कंसिडर हो रही है उस दौरान एटमॉस्फेरिक वैल्यूज जो है यानी कि आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो भी फिक्स होना चाहिए। यानी कि जिस दौरान आप इस वॉल्यूम को रिएक्ट करवा रहे हो, प्रोडक्ट बनवा रहे हो, उस पूरी ड्यूरेशन में यहाँ पर इनका जो रेशियो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर बदलना नहीं चाहिए। अभी चूंकि मैंने आपको गैस लॉ में एक बात बताई थी कि टेम्परेचर के चेंज होते ही या प्रेशर के चेंज होते ही आपकी वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाती है और वॉल्यूम के चेंज होते ही रेशियो बिगड़ जाएगा। बात समझ में है? तो गैलुसेक लॉ सिर्फ 2 कंडीशन में एप्लीकेबल है। पहली कंडीशन क्या है कि सारे रिएक्टेंट्स गैसियस होने चाहिए और उनके बीच में फिक्स रेशियो हो। दूसरा, टेम्परेचर और प्रेशर इस पूरी रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? अब इसके ऊपर बेस्ड करके एक न्यूमेरिकल समझते हैं जिससे ये सारी बातें क्लैरिफाई हो जाएंगी, ठीक है। उन्होंने एक क्वेश्चन आपकी बुक में आप जाएंगे तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अगर हमारे पास 200 ml
एसिटिलीन है और हमें उसे कंप्लीटली कंबस्ट करना है, कंप्लीट कंबशन हमें उसका करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये बताइए कि कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और साथ साथ ये भी बताइए कि कितनी CO2 फॉर्म्ड होगी। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास एसिटिलीन है 200 ml और मुझे इसे कंप्लीटली कंबशन करना है तो बताइए कि वहाँ पर कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी ऑक्सीजन मैं लेकर के चलूँ और कितना CO2 वहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। अब इन दोनों टॉपिक को कवर करने के लिए मुझे क्या चाहिए वो समझ लेते हैं। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि कंबशन का मतलब क्या होता है। नॉर्मली अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन आपके पास है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास है और आप उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो, ठीक है, तो इसे कंबशन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा कंबशन के हमेशा प्रोडक्ट फिक्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट मीन्स अगर मैं एसिटिलीन जिसका फॉर्मूला C2H2 है, अगर इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करूं तो इससे फाइनली प्रोडक्ट जो बनने वाले हैं वो है CO2 एंड H2। बात समझ में आई। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, गैलुसेक ने क्या कहा था कि जब ये कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन भी गैस है, एसिटिलीन भी गैस है, अब ऐसे सिचुएशन में जब गैसेस रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच का रेशियो फिक्स होता है। तो रेशियो फिक्स करने के लिए सबसे पहले बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, ठीक है। अगर ये रिएक्शन बैलेंस होगी तभी जाकर के आप इसके ऊपर गैलुसेक लॉ अप्लाई कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ इन सभी रिएक्टेंट को बैलेंस करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। मेरे पास ध्यान रखिएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग बैलेंस करते हैं और बैलेंसिंग में हमेशा एक बात याद रखी जाती है कि नॉन मेटल को मेटल के बाद बैलेंस किया जाता है, यानी कि पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन एंड लास्ट में ऑक्सीजन। तो इस हिसाब से मेरे पास यहाँ नॉन मेटल है कार्बन, तो पहले हमें कार्बन को बैलेंस करना पड़ेगा, देन हाइड्रोजन को, देन ऑक्सीजन को। तो उसी ट्रेंड में हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ कितना है 1, तो आप एक काम करें कार्बन को डबल कर लें। मेरे पास ऑलरेडी कार्बन बैलेंस हो गया। देन बारी आती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं 2, यहाँ भी कितने हैं 2, ऑलरेडी बैलेंस है। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन मेरे पास कितने आ गए 2 2 4 एंड 1 5। अब मुझे ऑक्सीजन चाहिए 5 और यहाँ ऑक्सीजन है 2। अब ऐसे में अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 2 4 चाहिए कितना 5। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 2 6 और चाहिए 5। यानी कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी आपको डिजायर्ड नंबर नहीं मिल रहा, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी डिजायर्ड नंबर नहीं मिल रहा। तो एक काम करते हैं, इसे फ्रैक्शन में ले लेते हैं। आप क्या करो, आप इसे 2.5 से मल्टीप्लाई करो, इट मीन्स 5/2। अगर मैं ऐसा करता हूं तो 2 से 2 कटने के बाद ऑक्सीजन के कितने आइटम बचेंगे 5 और चाहिए भी कितने 5। इट मीन्स यहां ये जुगाड़बाजी करने के बाद हमने रिएक्शन को बैलेंस तो कर लिया, हमने 2.5 से मल्टीप्लाई कर दी और 2.5 का ट्वाइस जो होता है वो 5 होता है, तो रिएक्शन तो मेरी बैलेंस हो गई, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो क्लास 9th में टॉपिक पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम एक डिस्क्रीट यूनिट है। इट मीन्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स को हम लोग आधा चौथाई तिहाई ऐसे नहीं कर सकते, यानी कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, वो कंप्लीट यूनिट में मिलते हैं, कंप्लीट इंटीजर की फॉर्म में मिलते हैं। अब यहाँ पे तो ये 2.5 हो गया, तो ऐसा इसे बैलेंस करने के लिए आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो ये फाइनली बन जाएगा 2C2H2 प्लस 5O2 गिव्स 4CO2 प्लस 2H2O। क्लियर हो गई बात। तो ये मेरे पास फाइनली बैलेंस्ड रिएक्शन आ गई। अब अगली कंडीशन में बढ़ते हैं। हमें क्या करना था, इसके ऊपर गैलुसेक लॉ अप्लाई करना था, क्योंकि गैसियस रिएक्टेंट्स है, गैसियस रिएक्शन है, तो गैलुसेक लॉ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर C2H2 से पहले क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन से पहले क्या लिखा हुआ है 5, यहाँ CO2 से पहले क्या लिखा हुआ है 4। अब ध्यान रखिएगा H2O के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। हमें पता है जनरली H2O जो है वो लिक्विड होता है, लेकिन ध्यान करिए H2O तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। H2O अगर सॉलिड है तो बर्फ की फॉर्म में मिलेगा, अगर लिक्विड है तो पानी की फॉर्म में मिलेगा, और अगर गैस है तो वो स्टीम की फॉर्म में मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा हम इस H2O को सिर्फ तब कंसिडर करेंगे जब ये गैसियस फॉर्म में हो। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि गैलुसेक लॉ सिर्फ गैसियस रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई होता। तो ऐसे सिचुएशन में अगर उन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया है
कि हमारे पास स्टीम फॉर्म हुई है तो ही हम इसे काउंट करके चलेंगे, अदरवाइज हम इसके नीचे नील लिख देंगे, यानी कि वाटर यहाँ पर 0 है। तो किसी भी गैलुसैक लॉ अगर किसी रिएक्शन पे लगा रहे हो तो और वहां पर कोई सॉलिड या लिक्विड प्रेजेंट है तो हम उसे नील कर देते हैं, यानी कि उसे कंसिडर नहीं करते। अब आते हैं वापस अपनी बात पे। तो हमारे पास CO2 कितना है 4, इट मीन्स ये 4 वॉल्यूम हमारे पास है। ऑक्सीजन हमारे पास 5 वॉल्यूम है और C2H2 हमारे पास 2 वॉल्यूम प्रेजेंट है। क्लियर हो गई बात? तो 2 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम एंड 4 वॉल्यूम, ये हमें रेशियो मिल गया। अब उसने मुझे कहा कि एसिटिलीन 200 ml था और इसे मुझे कंप्लीटली कंबस्ट करना था, और कंप्लीटली कंबशन करने के लिए देखना था कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो एक काम करो, हमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन के रिलेशन को चेक करना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट निकालने के लिए आप इन दोनों का रिलेशन चेक करो। रिलेशन कैसे देखेंगे? जैसा मैथमेटिक्स में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, रिलेशन निकालते हैं, वैसे ही करेंगे। कैसे? हमें पता है 2 वॉल्यूम C2H2 रिक्वायर्ड, यानी कि अगर मुझे 2 वॉल्यूम C2H2 को कंबस्ट करना हो तो कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है? 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इट मीन्स अगर मुझे एसिटिलीन की 2 वॉल्यूम को कंबस्ट करना है तो एटलीस्ट 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास होना चाहिए। अब यहां से सिंगल के लिए निकालते हैं, तो 1 वॉल्यूम के लिए कितना होगा? 1 वॉल्यूम के लिए निकालने के लिए 2 अपॉन में जाएगा, तो यानी कि 5/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहां से 1 वॉल्यूम का रिलेशन आ गया, तो 1 वॉल्यूम के लिए इतना ऑक्सीजन मुझे चाहिए और मेरे पास कितना है? 200। तो ऐसे में 200 ml के लिए कितना चाहिए होगा, इसकी आप मल्टीप्लाई कर दें, तो 5/2 इंटू 200 ml ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 500 ml। क्लियर हुई बात? तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, पहले वॉल्यूम का रेशियो चेक करना है, उनका रिलेशन निकालना है, और रिलेशन निकालना है 1 वॉल्यूम तक, यानी कि आप उसे पहले 1 तक लेके आओगे, देन आपके पास जो वॉल्यूम प्रेजेंट है उस वॉल्यूम का रिलेशन आप इसकी मल्टीप्लिकेशन से निकाल लोगे। तो फाइनली हमें समझ में आ गया कि 200 ml ऑफ एसिटिलीन को अगर हमें कंप्लीट कंबस्ट करना है तो कम से कम 500 ml ऑक्सीजन मेरे पास होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो आया कि कितनी CO2 बनेगी, तो उसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? सेम ऐसे ही रिलेशन देखना पड़ेगा। कैसे? यहां देखिए, इस बार मुझे रिलेशन देखना है, तो आप C2H2 को CO2 से कंपेयर कर लो, यानी कि जब ऑक्सीजन निकालनी थी तो ऑक्सीजन से कंपेयर कर लिया था, अब मुझे CO2 फॉर्म्ड निकालनी है तो आपने इसका रिलेशन CO2 से देख लिया। तो साफ दिख रहा है कि 2 वॉल्यूम जो आपके पास C2H2 है विल फॉर्म, इसके 2 वॉल्यूम कितना फॉर्म कर रहे हैं? 4 वॉल्यूम ऑफ CO2, तो मुझे इसके 4 वॉल्यूम मिल जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे सिचुएशन में अगर 1 वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम देखने जाए तो 2 अपॉन में आएगा, 4/2 दैट इज 2 वॉल्यूम ऑफ CO2। क्लियर हो गई बात? तो 2 वॉल्यूम के लिए 4 चाहिए, तो 1 वॉल्यूम के लिए कितने चाहिए? कि 2 वॉल्यूम, और मेरे पास कितना था एसिटिलीन? 200 ml। तो 200 ml के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी? तो 200 ml के लिए रिक्वायरमेंट होगी 2 × 200 ml दैट इज 400 ml। बात समझ में आई? तो इस तरीके से 500 ml ऑक्सीजन मुझे लेनी पड़ेगी, तब जाकर के 400 ml CO2 वहां बनने वाली है। तो ये एक पैटर्न होता है बेसिकली गैलुसैक लॉ के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस है उन्हें करने का। अब आते हैं अपने दूसरे लॉ की तरफ, एवोगैड्रोस लॉ। ध्यान से समझिए। तो अगर हम लोग बात करें एवोगैड्रो लॉ की, तो एवोगैड्रो लॉ हमें क्या कहता है? ध्यान रखिएगा, एवोगैड्रो लॉ भी गैलुसैक के सिमिलर ही है, यानी कि ये भी उससे सिमिलैरिटी रखता है, बस एक डिफरेंट चीज जो इसने कही उसे एक बार समझने की कोशिश करता है। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, किसी भी गैसेस रिएक्शन के अंदर जो सेम वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट है दे कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसने एक अलग बात हमें कही। इसने कहा, गैलुसैक ने कहा था कि किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो फिक्स होता है। इसने कहा कि रिएक्शन के अंदर अगर हम लोग सेम वॉल्यूम कंटेन करें तो वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगी।
तो इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन सेम वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 10 ml SO2 है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और 10 ml CO2 है, ध्यान से समझिए 10 ml CO2 है और 10 ml SO2 है और 10 ml NH3 है, तो मान करके चलिए कि अंडर द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, फिर वही वाली कंडीशन है गैलुसैक वाली कि टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो इन गैसेस की सेम वॉल्यूम, देखिए इसकी भी 10 ml थी, इसकी भी 10 ml थी, इसकी भी 10 ml थी, इन तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। तो जितने भी मॉलिक्यूल 10 ml CO2 के पास होंगे उतने ही मॉलिक्यूल 10 ml SO2 के पास होंगे और उतने ही मॉलिक्यूल 10 ml अमोनिया के पास होंगे। भले ही इनका मॉलिक्यूलर मास अलग है, भले ही इनके स्ट्रक्चर अलग है, मॉलिक्यूलर साइज अलग है, बट उसके बाद भी इनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो सिमिलर है। तो एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग अगर कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दिया जाए तो जितनी भी गैसेस हमारे पास हैं वो सभी सेम वॉल्यूम पे सेम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। तो ये हमारा एवोगैड्रो लॉ आ गया। अब इस पे मैं दूसरे टाइप का एक न्यूमेरिकल और कंसिडर करवा रहा हूं इसी टॉपिक में। कई बार क्वेश्चन के दौरान, जैसे अभी आपको क्वेश्चन मिला था उसमें उन्होंने कंबशन का जिक्र किया था कि इतना कंबशन हमें हुआ है तो बताइए कितना CO2 बनेगा या कितना ऑक्सीजन चाहिएगा। कई बार वो रिएक्शन के दौरान इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि बताइए रिजल्टिंग मिक्सचर एंड रेजिडुअल गैसेस कितनी है। तो ये रेजिडुअल गैस और रिजल्टिंग मिक्सचर, ये दो चीज़ें अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो फिर वैसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो जरा देखते हैं। तो नॉर्मली मान करके चलिए उन्होंने एक क्वेश्चन हमें दे दिया कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन 6 लीटर है एंड हमारे पास जो है दूसरी गैस जो है वो है क्लोरीन और ये 5.6 लीटर है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए रेजिडुअल गैस कितनी है और रिजल्टिंग मिक्सचर कितना है। तो ये आपसे दो क्वेश्चन उन्होंने कंसिडर कराए, ठीक है, व्हाट इज द रिजल्टिंग मिक्सचर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिडुअल गैस। तो इसे समझने से पहले वापस आते हैं अपनी बात पे। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। हाइड्रोजन H2 विच इज अ गैस एंड क्लोरीन Cl2 विच इज ऑल्सो अ गैस, ये दोनों गैसेस फॉर्मेट है और अगर ये आपस में रिएक्ट करे तो हमें पता है इससे बनता है 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। दो हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन थे, दो क्लोरीन है। तो HCl जो है ये भी गैसेस फॉर्मेट में मिलता है। तो हमारे पास जो गैलुसैक लॉ लगाने की कंडीशन थी वो फुलफिल हो जा रही है। तो गैलुसैक की कंडीशन क्या थी कि हमारे पास रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में होना चाहिए, जो कि है। टेम्परेचर और प्रेशर का क्वेश्चन के अंदर जिक्र नहीं है तो उसे हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में इस क्वेश्चन पे गैलुसैक लॉ अप्लाई किया जा सकता है। अब गैलुसैक लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच में एक फिक्स रेशियो होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन से पहले कुछ नहीं है तो 1 वॉल्यूम, इससे पहले भी कुछ नहीं है तो 1 वॉल्यूम और इससे पहले 2 है, इट मीन्स 2 वॉल्यूम। इसका मतलब सीधा सीधा निकल कर के आ गया कि अगर मुझे 2 वॉल्यूम HCl बनाना है तो उसके लिए 1 वॉल्यूम क्लोरीन और 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन मेरे पास होने चाहिए। इट मीन्स इनका रेशियो जो है वो 1:2 है। अब यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों सेम अमाउंट में होने चाहिए। 1:1 का मतलब क्या है, सेम अमाउंट। लेकिन अगर ऊपर आप देखो तो हाइड्रोजन 6 लीटर है जबकि क्लोरीन कितना है, 5.6 लीटर है। तो ऐसे सिचुएशन में कम कौन है, क्लोरीन कम है, ज़्यादा कौन है, हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा जिसका अमाउंट कम होता है उसे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान से समझिएगा, जिसका अमाउंट कम है, जैसे यहाँ क्लोरीन का अमाउंट कम है तो इसे बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। और जो ये लिमिटिंग रिएजेंट है इसी के हिसाब से हमारी रिएक्शन तय हुआ करती है। किस तरीके से, अब ध्यान से समझिए। जब हम कंपैरिजन करने जाएंगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से करने चाहिए जाएंगे। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जिसका अमाउंट कम है। तो जिसका अमाउंट कम है उसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोल रहे हैं और इसी के हिसाब से हम लोग अपनी रिएक्शन के दौरान रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं,
अब इस हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे कि क्लोरीन को हमें मेनली लेके चलना है, तो हम कहेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन Cl2 रिएक्ट विथ, तो अगर मेरे पास 1 वॉल्यूम क्लोरीन की है तो कितने से रिएक्ट कर रही है, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से, ठीक है। तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है। अब आगे बढ़ता है, ऐसे सिचुएशन में मेरे पास क्लोरीन कितना है 5.6 लीटर, तो 5.6 लीटर क्लोरीन कितने से रिएक्ट करेगा, डेफिनेटली जब 1 से रिएक्ट करता है तो 5.6 भी 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन से ही रिएक्ट करेगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि अगर इस रिएक्शन में जितना क्लोरीन था, कितना था 5.6 लीटर, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद हाइड्रोजन कितना रिएक्ट कर रहा है 5.6 लीटर, जबकि हाइड्रोजन था कितना 6 लीटर। तो रिएक्शन के दौरान क्लोरीन तो पूरा खत्म हो गया, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ 5.6 लीटर खत्म हुआ, जबकि था कितना 6 लीटर। इट मीन्स ये बचेगा। तो जो अमाउंट बच जाता है उसी को बोला जाता है रेजिड्यू, ठीक है। तो जो रिएक्शन पूरी होने के बाद भी अगर कोई गैस बच जाती है तो उसे रेजिडुअल गैस बोला जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ रेजिडुअल गैस जो है वो आ गई हाइड्रोजन, ठीक है। तो कितनी रेजिडुअल गैस थी, तो जनाब हमारे पास टोटल था 6 लीटर, जबकि उसमें से कंज्यूम कितना हुआ 5.6 लीटर, ठीक है। तो फाइनली कितना बच गया 0.4 लीटर हाइड्रोजन जो है वो लास्ट में रेजिड्यू रह जाएगा। बात समझ में आई। अब आता है रिजल्टिंग मिक्सचर के। रिजल्टिंग मिक्सचर का मतलब होता है जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, आपका सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फाइनली मुझे कंटेनर के अंदर क्या क्या मिलेगा और कितने कितने अमाउंट पे मिलेगा। तो देखिए यहाँ इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके HCl बना रहे हैं। तो रिएक्शन पूरी होने के बाद सारा हाइड्रोजन और क्लोरीन तो एग्जॉस्ट हो जाएगा और बनेगा क्या HCl, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में ध्यान से देखते हैं इस पूरी रिएक्शन को, तो हमने देखा था क्लोरीन तो पूरा खत्म हो गया था, लेकिन हाइड्रोजन 0.4 लीटर बचा था। इट मीन्स इस रिएक्टेंट वाली साइड से क्लोरीन पूरा खत्म हो जाएगा, जबकि हाइड्रोजन इतना बचेगा। और फाइनली रिएक्शन के साथ प्रोडक्ट कितना बनेगा HCl बनेगा। तो कितना बनेगा वो भी एक बार देख लेते हैं। तो हमें पता है 1, ध्यान रखना हमेशा किससे कंपेयर करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट से। वो कौन है, क्लोरीन। तो 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूसेस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ HCl, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में 1 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बन रहा है, तो 5.6 लीटर क्लोरीन से कितना बनेगा 2 × 5.6 लीटर, तो ये हमारे पास निकल कर के आ गया 11.2 लीटर। इसका मतलब इस पूरे रिएक्शन के दौरान हमारे पास फाइनली क्या बचा, तो हमारे पास 11.2 लीटर HCl मिला बचा और 0.4 लीटर रेजिडुअल हाइड्रोजन बचा। तो जो फाइनली हमारे पास बच गया उसी को हम बोलते हैं रिजल्टिंग मिक्सचर। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आया उसे हम बोलते हैं रिजल्टिंग मिक्सचर। तो इस हिसाब से जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रिजल्टिंग मिक्सचर, तो आप फाइनली लिखोगे रिजल्टिंग मिक्सचर इज 11.2 लीटर ऑफ HCl प्लस 0.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 11.6 लीटर। तो हमारे पास टोटल रिजल्टिंग मिक्सचर है 11.6 लीटर, और इस 11.6 लीटर में 11.2 लीटर HCl है, जबकि 0.4 लीटर क्या है हाइड्रोजन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें पहली शीट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक बार जाकर के आप अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, उसमें क्वेश्चंस निकालें, उन्हें निकालने की कोशिश करें, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।